Hello everyone, welcome back to Being Economist YouTube channel. As you know, हमारा जो MCQ का एक सेशन चल रहा है, सभी टॉपिक्स जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के, पहले हम उन्हें कवर कर रहे हैं और ऑलरेडी ही हम 3 टॉपिक जो है वो कर चुके थे, फर्स्ट 3 टॉपिक्स। उसके बाद बीच में थोड़ा सा हमारा ये सेशन जो है वो ब्रेक हुआ। नाउ हम उसे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और जितने भी एमसीक्यूज थे, जितने भी एमसीक्यूज हैं हमारे, उन्हें हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ टॉपिक्स के हो गए। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज 4th टॉपिक, जो कि है डिमांड एनालिसिस। ठीक है, सो डिमांड एनालिसिस पे आज हमारे एमसीक्यूज रहेंगे। एज यू वेल नाउन की हमने ऑलरेडी ही काफी एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस किए हैं टॉपिक वाइज, और मेरी यही कोशिश थी, आप सबके भी यही कमेंट्स थे कि ये जो एमसीक्यूज हैं और ज्यादा बढ़ाए जाएं, यानी जितने ज्यादा हो सके उतने एमसीक्यूज जो है वो ऐड किए जाएं। लेकिन ये जो करंट टॉपिक है हमारा दैट इज डिमांड एनालिसिस, टॉपिक नंबर 4th आई थिंक सो, उस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ ज्यादा एमसीक्यूज, जितना भी मैंने उस पर रिसर्च किया, जितना भी मैंने उसके पीवाईक्यूज निकाले, तो एक तो टॉपिक से सिंपल एमसीक्यूज मतलब सिंपल पीवाईक्यूज आए हैं और दूसरा उसके कोई ज्यादा एमसीक्यूज है भी नहीं। ठीक है, सो फिर भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो ऐड करने की कोशिश की है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि हमारा इकोनॉमी का, ठीक है, हमारा इकोनॉमिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का दोनों का ही कोर्स कंप्लीट हो चुका है मोबाइल एप्लीकेशन पे। सारे लेक्चर्स प्लस नोट्स, ठीक है, जितने भी लेटेस्ट नोट्स हैं वो अपडेट हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो है वहां पे मिलेगा, बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से आप सर्च करेंगे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमी पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है विद नोट्स, और स्टैटिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स विद पीपीटी विद पीडीएफ नोट्स, और कुछ एमसीक्यूज भी पीवाईक्यूज में शेयर किए हैं हमने, मतलब डिस्कस किए हैं। तो ये हमारी ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो करंट हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, इसका भी जो पीडीएफ है ये या जो भी हमारे पीडीएफ्स होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा आज के हमारे टॉपिक पे चलेंगे। जो आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक दैट इज डिमांड एनालिसिस। ठीक है, सो हेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कुछ ट्रेंड्स की बात जो है वो कर रहे थे स्टूडेंट्स, कमेंट्स में भी मैंने देखा कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐड करने की मैंने ज्यादा कोशिश की है इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और फिर से मैं बता दूं, ये टॉपिक 4th है, डिमांड एनालिसिस। ठीक है, उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने ऐड किए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हमारे पास में 2 लिस्ट हैं और हमें इन्हें मैच करना है करेक्टली। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या है, यानी इस तरह के क्वेश्चन से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम मैक्सिमम चीजों के बारे में एक साथ जो है वो कर सकते हैं, उन्हें कवर कर सकते हैं। सो सबसे पहला है ए लॉ ऑफ डिमांड, बी डिमांड शेड्यूल, सी डिमांड कर्व, और डी मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले हमारे पास सेकंड लिस्ट में 4 इसके अपोजिट में 4 ऑप्शंस हैं, हमें इन्हें मैच करना है। सो लॉ ऑफ डिमांड किस पर्टिकुलर नंबर से करेक्टली मैच हो रहा है हमें वो बताना है। इसी तरह डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन, क्योंकि डिमांड एनालिसिस ही हमारा टॉपिक है तो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी डिमांडेड, बेसिकली अगर हम मोस्ट प्रिसाइजली कहें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मतलब ऑप्शन जो है वो फर्स्ट से मैच होगा। इस तरह डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जब हम इसी डिमांड, एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, यहां मेरे पास प्राइस है 2
4, 6, 8, ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग वे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बढ़ रहा है ये हमारा प्राइस। और दूसरी तरफ है क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब प्राइस बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें यह बताता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। हो सकता है पहले यहां 10 क्वांटिटी हुई हो, अब 8 हो रही है, फिर 6 हो रही है, फिर 4 हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जब एक टेबल की फॉर्म में टेबल की फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन हम बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल। तो इट मींस सेकंड टॉपिक, टेबल जो कि शो करता है प्राइस क्वांटिटी के रिलेशन को, उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो सेकंड यहां पे मैच होगा। उसके बाद है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व, जब इसी शेड्यूल को आप एक कर्व में दिखाएंगे, इस तरफ प्राइस, इस तरफ क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, इस तरफ प्राइस और इस तरफ क्वांटिटी डिमांडेड। और जब इस तरफ प्राइस को हम दिखाएंगे 2, 4, 6 एंड 8, और दूसरी तरफ आप दिखाएंगे 4, 6, 8 एंड 10। तो जब हमारा प्राइस 2 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी। जब हमारा प्राइस 4 हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 8 हुआ। जब हमारा प्राइस 6 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 6 हुआ। और जब प्राइस 8 हुआ तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड 4 हुआ। और जब इन्हीं सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपके सामने डिमांड कर्व बन के आती है। तो डिमांड कर्व क्या है? ऑफ कोर्स ऑप्शन थर्ड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और मार्केट डिमांड बेसिकली जब आप छोटी छोटी इस तरह की डिमांड्स को, ये इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है कि किसी इंडिविजुअल ए का है, इसी तरह किसी इंडिविजुअल बी का होगा, इसी तरह सी का होगा। जब इन सबको आप प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स हमारा क्या बनता है? मार्केट डिमांड बनता है, ठीक है। सो होपफुली ये कंसेप्ट एक क्वेश्चन से हमें जो है वो 3-4 कंसेप्ट समझने में हेल्प हुई। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ज्यादा ऐड किए हैं, स्टेटमेंट टाइप्स, असर्शन रीजनिंग टाइप, जिससे कि ज्यादा मतलब हमें डेप्थ में नॉलेज जो है वो चीजों की हो। तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें ए मैच विद 1, बी मैच विद 2, सी मैच विद 3 एंड डी मैच विद 4, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी हमें 2 लिस्ट दी गई हैं जिन्हें हमें मैच करना है। सबसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी, फिर है इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड परफेक्ट इन इलास्टिक। जब परफेक्ट इन इलास्टिक हमें एक पता चल गया तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं, जहां पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 हो। और परफेक्टली इलास्टिक जहां पे इलास्टिसिटी, ठीक है, मैंने सब ये पढ़ाया है मोबाइल एप्लीकेशन पे भी, यहां पे भी हमने ये सब पढ़ा है कि जब इलास्टिसिटी क्या हो? इनफिनाइट हो, तो उसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। और इसका अपोजिट परफेक्टली इन इलास्टिक, जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। सो हमें फोर्थ का, डी का फोर्थ मिल गया, तो हमारा आंसर यहीं से निकल गया अगेन। लेकिन हम इन्हें पढ़ेंगे, हमारा एमसीक्यूज में ऐड करने का यही मोटिव है कि हम एक एक चीज को अच्छे से पढ़ पाए। सो फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंज। डिमांड में रिस्पॉन्सिवनेस दिखना ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। जो डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इसी तरह जो डिमांड में या क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस हो रहे हैं किसकी वजह से? इनकम चेंज होने की वजह से, उसे इनकम इलास्टिसिटी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो भी डिमांड में चेंजेस होंगे किसी और चीज की वजह, किसी और चीज के प्राइस चेंज होने की वजह से, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कहेंगे। सो अगेन ऑप्शन ए इज राइट हियर। ए मैच विद 1, B match with 2, C match with 3 and D match with 4. Now question number third, the law of demand states, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी तरह का क्वेश्चंस जो है वो बेसिक क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखे हैं, इसलिए मैं इसमें बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? इनफैक्ट कि यही क्वेश्चन बेसिकली आपका लास्ट जो एग्जाम हुआ था फाइनेंस का, उसमें पूछा गया है पीवाईक्यू में, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, डिमांड एनालिसिस से, कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट प्राइस एंड डिमांड मूव टुगेदर। नो, प्राइस एंड डिमांड मूव इनवर्सली, यस। और उसके बाद डिमांड इज कांस्टेंट, नहीं। प्राइस सप्लाई इफेक्ट डिमांड, नो। सो ऑप्शन सेकंड। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में आया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कि जब प्राइस और डिमांड, या फिर मोस्ट प्रिसाइजली इस डिमांड को हम
क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया भी है टॉपिक, क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस डिमांड, ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिमांड मीन्स, क्योंकि जब हम इस डिमांड एनालिसिस टॉपिक में इनिशियली पढ़ना शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो हमें इस चीज के बारे में पढ़ना पड़ता है कि डिमांड क्या है, ठीक है, डिमांड क्या है। सो डिमांड बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो तो हमें एक ही ऑप्शन चूज करना है, बट डिमांड जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि डिमांड कुछ 3-4 चीजों को मिलके बनती है ना, 3-4 चीजों को मिलके बनती है। सिर्फ डिजायर होना किसी चीज की, सिर्फ डिजायर होना उस डिमांड को पूरा नहीं करता। आपके पास सिर्फ परचेजिंग पावर होना डिमांड को पूरा नहीं करता, या सिर्फ विलिंगनेस टू पे होना डिमांड को पूरा नहीं करता। डिमांड के लिए तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो आपकी डिमांड कंप्लीट होती है। एक भी चीज अगर मिस होगी तो डिमांड जो है हमारी कंप्लीट नहीं होगी। तो करंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट है कि डिजायर जब किस चीज के साथ जुड़ती है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। एबिलिटी का मतलब यही हुआ परचेजिंग पावर, ठीक है, यानी विलिंगनेस और परचेजिंग पावर के साथ में मिलके डिजायर क्या बनाती है, डिमांड बनाती है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत टाइम जो है कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, या कंफ्यूजिंग वे में पूछा जाता है। तो जब ये तीनों चीजें होंगी, इन तीनों चीजों को आपने याद रखना है, जब ये तीनों चीजें आपके पास होंगी तो डिमांड कंप्लीट होगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्सेप्शन नहीं है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा कि सिर्फ नॉर्मल गुड्स को छोड़ दे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली ऑपरेट्स अंडर नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड मींस ऐसी गुड जिसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, या क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, या प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, है ना, जस्ट फॉर इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। बट अदर जितनी भी गिवन गुड्स, वेबिलन गुड्स, स्पेकुलेशंस, जितनी भी चीजें हैं, उन सब पर्टिकुलर केसेस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। दैट ऑल आर द एक्सेप्शंस। देयर आर अदर एक्सेप्शंस एज वेल, जो कि हमने डिस्कस की है हमारे लेक्चर्स में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर एग्जामिनर को लॉ ऑफ डिमांड को छोड़ के इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो ही डेफिनेटली मूव्स टूवर्ड एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, है ना, exception to law of demand. So exceptions to law of demand, there are number of exceptions to law of demand, जैसे कि वेबिलन गुड, गिवन गुड, इंफीरियर गुड, गुड ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, देयर आर नंबर ऑफ एक्सेप्शंस। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कि सिर्फ नॉर्मल गुड्स ही इसकी एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सब जो है वो एक्सेप्शंस हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू। अगर इंक्रीज होती है इनकम कंज्यूमर की तो वो लीड करती है डिक्रीज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, इंक्रीज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, नो चेंज, या डिक्रीज इन प्राइस। सो यहां पे बेसिकली इनकम का क्या इफेक्ट है डिमांड पे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है डिमांड पे, या दोनों का क्या इफेक्ट है डिमांड पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगर सोच के देखें, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, इनकम इंक्रीज होती है, तो क्या जो नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड से जैसे कि हम डेली कंज्यूम करते हैं, सपोज दैट फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पेरिशेबल की अगर बात करें, साल्ट हो गया, ये तो नेसेसिटी में आ गया, ऐसे ब्रेड हो गया, ठीक है, बटर हो गया, ठीक है, इस तरीके की चीजें अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल जो गुड्स हैं उनकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ऑफ कोर्स उनकी डिमांड्स भी इंक्रीज होंगी, ठीक है, उनकी डिमांड्स भी इंक्रीज होंगी। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ प्राइस ऑफ टी राइजेस, डिमांड फॉर कॉफी। अगर टी की प्राइजेस बढ़ते हैं, मैं प्राइजेस लिखता हूं यहां पे, टी के प्राइजेस बढ़ते हैं तो कॉफी की डिमांड पे, कॉफी का डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन आया है
क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी से, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन गुड से, सब्स्टिट्यूशन गुड्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स का ये क्वेश्चन है। सो सब्स्टिट्यूशन गुड के केस में एक तरफ है टी सपोज और दूसरी तरफ है कॉफी, ठीक है, और टी का प्राइस और टी का डिमांड, इसी तरह कॉफी का प्राइस और कॉफी का डिमांड। तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक जो आपको पता है कि इन दो गुड्स में आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन, यानी इसकी अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसका अगर प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड कम होगी। यही केस इस तरफ से, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम होगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर इसका प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड कम होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सब चीजें हमने डिस्कस की हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा टी का तो पीपल आर बेसिकली प्रेफर टू मूव टूवर्ड्स या शिफ्ट टूवर्ड्स कॉफी, बिकॉज कंपेरेटिवली प्राइस जो है कॉफी का वो अभी कम है, और ये दोनों ही चीजें जो है, दोनों ही गुड्स जो है ये सब्स्टिट्यूट है, यानी एक दूसरे की जगह पे यूज की जा सकती हैं, इसलिए इनका प्राइस, एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी। तो अगर प्राइस राइज होगा टी का तो कॉफी की डिमांड राइज होगी, ठीक है। ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, डिमांड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, सपोज दैट मेरी इलास्टिसिटी, मैंने इलास्टिसिटी निकाली, इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, एक फॉर्मूला है। इसके अलावा और भी परसेंटेज मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, योर जिस लाइन सेगमेंट मेथड है, ठीक है। सो ये इलास्टिसिटी कौन सी? प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर इलास्टिसिटी ये निकालने के बाद, क्योंकि यहां मैंने प्राइस लिखा तो ये प्राइस इलास्टिसिटी की बात है, प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के बाद मुझे पता चला कि मेरी प्राइस इलास्टिसिटी 1.2 आ रही है, दैट इज इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 आ रही है। सो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या कहेंगे कि डिमांड कैसी है? ऑफ कोर्स डिमांड कैसी है? इलास्टिक है। और अगर इन इलास्टिक डिमांड हो तो ऑफ कोर्स ईडी इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज लेस देन 1, ईडी भी लिखते हैं वैसे से। और यूनिटरी जब दिस ईपी इज इक्वल टू 1 और 0, जो हमने लास्ट केस पढ़ा, इन इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। सो ये इलास्टिसिटी से क्वेश्चन है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या कहलाती है? मैं इसे जरूर आपको एक बार बना के इसका डायग्राम बताना चाहूंगा कि हमारे पास दो तरीके की मूवमेंट्स हैं, यानी कि दो तरीके का, एक तरफ प्राइस है, एक तरफ क्वांटिटी है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहां पे हमारे पास हमारे पास डिमांड कर्व है, फिर एक और कर्व है, इस तरफ क्वांटिटी है, इस तरफ x, y और p है 0, और यहां पे हमारे पास डिमांड है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व से। तो ऑफ कोर्स जब इस डिमांड कर्व के दो पॉइंट पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है, यहां से ये और यहां से ये, इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ आप चलेंगे, ए से बी, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं ए टू बी पॉइंट एंड बी टू ए पॉइंट, इसे हम कहते हैं कौन सा केस? ऑफ कोर्स मोमेंट। कौन सा केस? मोमेंट का केस। लेकिन वहीं पे अगर आप इस पर्टिकुलर डिमांड कर्व को शिफ्ट करवा दें D1 से D2, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, प्राइस यहां पे कांस्टेंट है, यहां भी वही थे, यहां भी वही थे, ठीक है, किसी और रीजन की, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा, अदर देन प्राइस, जो हम ये अपनी अजम्पशन लेते हैं, कौन सी? अदर थिंग्स आर बीइंग कांस्टेंट। जब ऐसी अजम्पशन ना हो, प्राइस के अलावा चीजें चेंज हो, तो इसमें शिफ्ट होता है। तो क्वेश्चन है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को क्या कहा जाता है? क्या शिफ्ट कहा जाता है? नहीं। क्या इंक्रीज कहा जाता है? नहीं। क्या डिक्रीज कहा जाता है? नहीं। इसके लिए टर्म है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, ठीक है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, इसे हम कहते हैं क्या? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी
इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनकम चेंज काजेस। नाउ सेकंड टाइप पे आ गए हम। इनकम चेंज जब होती हैं, ये वाला यहां पे इनकम्स चेंज हो रही है ना कि प्राइसेस चेंज हो रही हैं, तब क्या होगा। मैंने कहा प्राइस को छोड़ के अदर देन जितने भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, हमारी डिमांड को, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड हमारे पास एक टॉपिक रहता है, उसमें हम वेरियस नंबर वेरियस लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स, वी हैव वेरी लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स दैट्स, जैसे कि सबसे पहला उसमें प्राइस होता है, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड होता है, फिर उसमें इनकम होता है, फिर उसमें एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, एक्सपेक्टेशन उसमें होगा, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन या फिर कंज्यूमर प्रेफरेंस या फिर टेस्ट या फैशन, इस तरीके की चीजें होंगी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं। तो इस प्राइस को छोड़ के, जो कि पहला फैक्टर है ये, इस प्राइस को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या करेंगे, इस डिमांड कर्व को शिफ्ट ही करेंगे। मूवमेंट सिर्फ होगी किस वजह से, प्राइस की वजह से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन 9th एंड 10th, मूवमेंट और शिफ्ट के ऊपर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, डिमांड फंक्शन शोज। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड को कुछ चीजें फैक्टर जो कुछ इफेक्ट करते हैं उसी को डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो डिमांड फंक्शन क्या दिखाता है, क्या ये सप्लाई का रिलेशन दिखाता है डिमांड के साथ, क्या ये प्रॉफिट और उसके डिटर्मिनेंट्स को दिखाता है, क्या ये रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स दिखाता है, या ये रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट और उसके डिटर्मिनेंट दिखाता है। ऑफ कोर्स हमने अभी पढ़ा कि इसका राइट आंसर है कि जो डिमांड और उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशन है उसे डिमांड फंक्शन कहते हैं। इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 12, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व हम पहले पढ़ चुके हैं कि, वैसे मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे पास इंडिविजुअल एक डिमांड है, इंडिविजुअल बी और इंडिविजुअल सी, इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ऑफ कोर्स मार्केट डिमांड निकल के आएगा। तो मार्केट डिमांड बेसिकली किस तरीके की सबमिशन है, क्या ये हॉरिजेंटल सम है, वर्टिकल सम है, डायगोनल सम है, या फिर नो सम है, ठीक है। सम का मतलब यहां पे सम्बिशन या फिर उनको एडिशन, ठीक है, एडिशन। तो यहां पे मान के चले मेरे पास एक डिमांड कर्व है, यहां पे मेरे पास एक और डिमांड कर्व है, यहां पे सारी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। तो जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी मार्केट डिमांड कर्व कुछ इस तरीके की बनेगी, हॉरिजेंटल बनेगी। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन देखें तो आप हमेशा याद रखें कि ये एक हॉरिजेंटल सम्बिशन होता है, ठीक है, ना कि वर्टिकल, ना कि डायगोनल, ये सिर्फ एक हॉरिजेंटल सबमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लीड्स टू। अब क्वेश्चन आया आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस चीज को लीड करेगा, ठीक है। क्या ये अपवर्ड मूवमेंट को लीड करेगा, क्या ये डाउनवर्ड डिमांड को लीड करेगा, क्या ये किसी मूवमेंट को नहीं करेगा, या वर्टिकल को करेगा। अब थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे हम कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। तो बेसिकली जो डिमांड कर्व का, ठीक है, डिमांड कर्व का, डिमांड फॉर किसी पर्टिकुलर गुड एक्स का ये जो नेचर है डाउनवर्ड का, स्लोप जो डाउनवर्ड है, ये इस तरफ प्राइस इस तरफ क्वांटिटी, ये बेसिकली है ही इसीलिए क्योंकि हमारे पास में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिमांड कर्व्स बेसिकली स्लोप्स डाउनवर्ड। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डाउनवर्ड नेचर है, ठीक है, क्या डाउनवर्ड डिमांड है वो लीड करती है या फिर उसे लीड करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लीड्स टू डाउनवर्ड डिमांड, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी, डिमिनिशिंग होती जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है इस केस में वो राइट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, अभी वो आगे मैंने और ऐड किए हैं, अभी यहाँ पे होंगे हमारे पास में क्वेश्चन और भी ये है, ठीक है। स्टेटमेंट के हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
सो लग्जरी गुड है, जितनी भी लग्जरी गुड्स हैं, क्योंकि हमने वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स जो है वो डिस्कस किया है। लग्जरी गुड्स, इंफीरियर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर। सो जितनी भी लग्जरी गुड्स होती हैं उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? क्या ये लो इलास्टिसिटी होती है, हाई इलास्टिसिटी होती है, जीरो इलास्टिसिटी होती है, नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है? कोई भी लग्जरी आइटम है, अगर उसका अब इलास्टिसिटी निकालेंगे कैसे? ऑफ कोर्स प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को देख के। अगर तो उसके प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है ना, काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, तो कहेंगे हम ज्यादा इलास्टिसिटी है। अगर उसके प्राइस के बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कुछ कम असर पड़ता है तो हम कहेंगे लो इलास्टिसिटी है। अगर उसके प्राइस के कम ज्यादा होने से इसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम कहेंगे जीरो इलास्टिसिटी है। अगर इसके प्राइस के बढ़ने से इसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है तो नेगेटिव इलास्टिसिटी है। तो क्या आपको लगता है कि लग्जरी गुड्स की, लग्जरी आइटम्स की प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है? ऑफ कोर्स आप देखते हैं गोल्ड, डायमंड या कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स, ठीक है, अगर उनके प्राइसेस में थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, वो भी ज्यादा चेंज होती है। इसलिए हाई इलास्टिसिटी होती है किनकी? लग्जरी गुड्स की, क्योंकि इनका अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम होगा तो पीपल आर बेसिकली डेस्परेट टू बाय देम, ठीक है, उन्हें खरीदने के लिए ज्यादा जो है वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, उनको ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स की जो है हाई इलास्टिसिटी होती है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, इफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल्स इलास्टिसिटी विल बी। क्या इलास्टिक रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी? इसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताती है इस तरफ रहेगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर, आई थिंक सो, और इस तरफ प्राइस, ठीक है। तो ज्यो ज्यो प्राइस बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो तब तब क्या होता है, ठीक है। जब जब एक्सपेंडिचर बढ़े, एक मिनट इसको मैं और अच्छे से बनाता हूं, यूं, ठीक है। इस तरफ रहेगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर, इस तरफ प्राइस। अब मैं इसको कलर चेंज करके आपको बताऊंगा। तो अगर आपके प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के फॉल होने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सो वी हैव एक मिनट, हाँ, वी हैव थ्री कंडीशंस है, तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। एक तो इलास्टिसिटी, सॉरी, हाँ, इलास्टिसिटी जो है, ई लिखता हूं मैं, ई डी लिखता हूं, चलो, इलास्टिसिटी इस पर्टिकुलर केस में क्या होगी, इस पर्टिकुलर पोर्शन से लेके इस पर्टिकुलर पोर्शन तक। फिर सेकंड केस है इस पर्टिकुलर पोर्शन से लेके इस पर्टिकुलर पोर्शन तक क्या होगी, और लास्ट है ये वाला कि इस पर्टिकुलर केस में कैसी होगी। सो क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन हो, जो कि यहां क्वेश्चन में हमें दिखाया जा रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा फॉल हो रहा है, तो ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। अगर प्राइस के चेंज होने से इस एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े, सेकंड वाला केस, तो ये इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इसके बढ़ने से ईडी भी बढ़े तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है जी, ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, मतलब जो प्राइस फॉल होने से टोटल इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है, क्या होगी, इलास्टिक होगी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इन सेम इक्विलिब्रियम प्राइस विल। अब देखें यहां पे एक और क्वेश्चन कि अगर दोनों डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन से पूछा गया है। ये आपकी सप्लाई रहेगी, ये आपका डिमांड रहेगा, और ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैं E1 इसे लिख रहा हूं। देन अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया, अगर डिमांड भी, एक मिनट, इसे बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, यहां पे डिमांड हमारा
कुछ बढ़ता है और सप्लाई भी सेम प्रोपोर्शन से बढ़ जाता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई है उनमें इक्वल प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, कि जहां पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो एग्जैक्टली इक्वल रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, assertion एंड रीजनिंग। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज, हमें कहा जा रहा है कि assertion दिया जा रहा है कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। रीजन बीइंग, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। बेसिकली इसमें आपको गैस हो गया होगा कि ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी किया। तो डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होती रहती है जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है। क्या दोनों जो ये असर्शन और रीजनिंग है ये एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं? क्या असर्शन और रीजनिंग या असर्शन जो दी गई है उससे उसका जो रीजन दिया गया है वो उसे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा? तो हमारे पास इस पर्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होंगे कि एक तो बोथ ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे डिफिकल्ट ऑप्शन जो है इसमें वो सेकंड है तो दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा किसकी? असर्शन की। और सी और डी, इसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा कंपेरेटिवली बी ऑप्शन से इजी है कि ए तो ट्रू है बट रीजनिंग जो है, मतलब रीजन जो है वो फॉल्स है, वो सही नहीं है, या फिर असर्शन ही फॉल्स है और रीजनिंग ट्रू है। तो इस पर्टिकुलर हमारे पहले केस में हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो कही गई, असर्शन जो कही गई है, असर्शन और रीजनिंग सही है, और रीजन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, जो वो कहना चाहता है कि डिमांड की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है? उसके पीछे रीजन है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती रहती है जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है। अभी हमने ये पढ़ा भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन है कि डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस विद इनकम, है ना, कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन भी किया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। अब इसमें इशू ये है कि असर्शन, रीजनिंग या स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी आपको वैसे ही दिखेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा सब टॉपिक्स नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि तभी मैंने क्वेश्चन भी इसमें ज्यादा ऐड नहीं किए ना। इसमें एरिया जो है बेसिकली डिमांड एनालिसिस में या तो इलास्टिसिटी है, या तो स्लोप के रिलेटेड क्वेश्चन है डिमांड कर्व के, या तो लास्ट डिमांड से क्वेश्चन है, या लास्ट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से क्वेश्चन है, या फिर एक्सेप्शन से और अजम्पशन से डिमांड की, इससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो कम ही क्वेश्चन है, वही घूम घूम के आपको सेशन रीजनिंग में भी स्टेटमेंट्स में भी दिखेंगे। तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है ऑफ कोर्स जब इनकम इंक्रीज होती है, और रीजन हमें यह बताया जा रहा है क्योंकि इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स का। तो ऑफ कोर्स दोनों ही, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि नॉर्मल गुड्स की जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव है। मतलब जैसे जैसे इनकम्स बढ़ेंगी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इनकम का नॉर्मल गुड्स के ऊपर। नाउ वी हैव 19th क्वेश्चन। असर्शन है डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज परफेक्टली इन इलास्टिक। क्यों? जो नेसेसिटीज होती हैं उनके लिए डिमांड जो होती है वो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है क्योंकि कंज्यूमर कैन नॉट अवॉइड कंजम्पशन ऑफ नेसेसिटीज। रीजन तो ठीक समझ आता है कि कंज्यूमर अवॉइड नहीं कर पाता नेसेसिटीज की कंजम्पशन को। नेसेसिटीज गुड्स जैसे कि सॉल्ट, ठीक है, जैसे कि कुछ और कोई भी जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो चीजें, उन्हें हम नेसेसिटीज कहते हैं। हमने खाने पीने के लिए जो भी चीजें यूज होंगी उसे हम नेसेसिटीज कहते हैं, और उनकी कंजम्पशन को हम अवॉइड नहीं कर पाते, ये तो ठीक समझ आता है। लेकिन क्या डिमांड जो नेसेसिटीज ही है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है? क्या अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है उसे समझें कि क्या प्राइस के चेंज होने से इन चीजों के डिमांड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, टोटली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब इज इक्वल टू जीरो है? तो ऐसा नहीं है। इनके ऊपर, इनकी डिमांड के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता, बट ये बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, बट हाँ ये इलास्टिक जरूर होती है, ठीक है।
ये इनइलास्टिक तो होती हैं बट परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होती है, ठीक है। हाँ, ये इनइलास्टिक होती हैं बट परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होती है। सो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में 19th क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होता। हाँ, इनमें इनइलास्टिसिटी होती है कि प्राइस थोड़ा भी बढ़े तो मतलब प्राइस बढ़े तो डिमांड के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं दिखता, क्योंकि इन्हें तो कंज्यूम करना ही करना है इन चीजों को, जैसे नेसेसिटी वाली चीजें, तो इन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन हमारे असर्शन के अकॉर्डिंग इस पे कोई फर्क नहीं दिखाया जा रहा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नाउ कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है कि ड्राइव्ड डिमांड राइज ड्यू टू डिमांड फॉर अनदर गुड्स। क्या डिमांड, ड्राइव डिमांड उसे कहते हैं जो दूसरी चीजों की डिमांड की वजह से ड्राइव्ड होती है, मतलब राइज होती है, बढ़ती है। या फिर सेकंड स्टेटमेंट, डिमांड फॉर लेबर इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डिमांड। क्या लेबर की डिमांड एक डायरेक्ट डिमांड की एग्जांपल है? स्टेटमेंट थर्ड, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल डिपेंड अपॉन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। नाउ वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स जो कि बेसिकली डायरेक्ट वर्सेस ड्राइव डिमांड के ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला देखते हैं कि ड्राइव्ड डिमांड बढ़ती है किस वजह से? जब किसी दूसरी चीज की डिमांड बढ़ती है। तो ठीक है, ये ऑप्शन ड्राइव डिमांड का तो मतलब यही है कि जो अपनी वजह से नहीं, किसी दूसरी चीज की डिमांड की वजह से बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, डिमांड फॉर लेबर इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डिमांड। क्या लेबर की डिमांड एक डायरेक्ट डिमांड है या ड्राइव डिमांड है? ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट गलत है। लेबर की डिमांड एक ड्राइव्ड डिमांड है, ना कि डायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि लेबर को हम डिमांड किस लिए कर रहे हैं? फॉर द यूज ऑफ अदर प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, इन पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो डिमांड लेबर की अपनी डायरेक्ट डिमांड नहीं है, वो ड्राइव्ड डिमांड है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल की आप डिमांड किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको फाइनल गुड्स को बनाना है। क्योंकि हम जो डिमांड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, मेरे पास में अगर ये पेन है, अगर पेन की डिमांड है, तो इसे बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज हुआ, इसे बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ, हम उसकी डिमांड तो नहीं कर रहे, हम तो पेन की डिमांड कर रहे हैं। अब इस पेन की डिमांड की वजह से इसके रॉ मटेरियल की डिमांड अराइज हुई। सो राइट आंसर इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड नहीं, और थर्ड ठीक है। सो फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये इन दोनों में करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, सेकंड जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है कि डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड इज मोर इलास्टिक इन शॉर्ट रन। क्या शॉर्ट रन में जो ड्यूरेबल गुड्स, अब मैंने गुड्स, हर तरीके की गुड्स जो है वो आपको पढ़ाया है, एप्लीकेशन पे भी पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, कि ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर एक बार परचेज करे तो उसे नेक्स्ट मोर देन 1 ईयर तक उसे वापस कंज्यूम ना करे। इसकी एग्जांपल्स होती हैं जैसे टीवी हो गया, आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गया, आपके एसी हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं, आप एक बार फोन, आपका मोबाइल फोन एक बार आप लेंगे तो हो सकता है फिर आप उसकी कंजम्पशन कब करें? आफ्टर 2 और 3 ईयर्स। तो ये ड्यूरेबल गुड्स हैं जो कि लंबे समय के लिए चलती है ना। तो क्या वो ज्यादा इलास्टिक होती हैं शॉर्ट रन में, या फिर डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स इज लेस इलास्टिक? क्या डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स लेस इलास्टिक होती है, या फिर ड्यूरेबल गुड्स कैन बी पोस्टपोन्ड? अब ध्यान से समझना छोटे से कंसेप्ट को, कि जो चीज ड्यूरेबल है, ठीक है, वो लंबे समय के लिए इलास्टिक होती है, ना कि शॉर्ट रन के लिए इलास्टिक होती है। वो इलास्टिक होती है, ठीक है, वो इलास्टिक होती है। उसकी इलास्टिक होने का मतलब, इतना तो आपको समझ आ गया, इलास्टिक होने का मतलब कि अगर उसके प्राइसेस चेंज होंगे तो डेफिनेटली वी आर बेसिकली ट्राई टू परचेज इट इमीडिएटली। अगर उसके प्राइसेस चेंज होते हैं तो उसकी डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा, है ना। अगर उसके प्राइसेस चेंज होंगे तो उसके डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा। इसलिए वो इलास्टिक तो होती है, लेकिन शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में। अच्छा, अब लॉन्ग रन में क्यों, जरा इसे समझें, इस कंसेप्ट को समझें। क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स को ना पोस्टपोन करते हैं लोग, पोस्टपोन करते हैं। नो पीपल आर बेसिकली ट्राई टू परचेज अ पर्टिकुलर ड्यूरेबल गुड्स
ऑन फेस्टिवल सीजन, है ना, कि मैं इसे दिवाली पे, मैं इसे ईद पे, या मैं किसी इसे और ओकेजन पे खरीदूंगा, या अदर देन दिस अगर कोई सेल होगा, ठीक है, मैं सेल पे से खरीदूंगा। तो पीपल आर बेसिकली पोस्टपोन द डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर ड्यूरेबल गुड्स, है ना, ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को पोस्टपोन करते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड, मतलब स्टेटमेंट थर्ड जो है वो तो राइट है, ठीक है, लेकिन आपका राइट नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट, क्योंकि ये इलास्टिक जरूर है बट लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स इज लेस इलास्टिक। ऑफ कोर्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो हम बेसिकली हमें हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद, हर हर एक वीक के बाद खरीदनी पड़ती है, तो उनकी डिमांड पे इतना ज्यादा हम, उनके प्राइसेस चेंज होने से हम ऐसा नहीं करते कि आज उनके प्राइसेस चेंज हो रहे तो चलो आज ही उन सब चीजों को खरीद लो जाके। नो, वी आर वेटिंग फॉर देम, बिकॉज हमें पता है हमें ये कल भी खरीदनी है, परसों भी खरीदनी है, ये रेगुलर कंजम्पशन वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इनकी डिमांड बेसिकली लेस इलास्टिक होती है, इनके प्राइस से इनकी डिमांड के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो द स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट स्टेटमेंट है डिमांड फॉर इंफीरियर गुड में बी इंक्रीज व्हेन प्राइस राइज। इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ती है जब उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स ये एक राइट स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन भी है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस जब कम होगा या प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन यहां तो लिखा है कि डिमांड इंफीरियर गुड की बढ़ती है जब प्राइस उनके प्राइस, ठीक है, किसी और के प्राइस नहीं, उनके प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि इनके साथ इनकम का नेगेटिव रिलेशन है। इस चीज को आप अपने माइंड में रखना कि इनके साथ नेगेटिव इनकम का रिलेशन है, क्योंकि उन लोगों की इनकम कम है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस दे आर बेसिकली कंसीडरिंग इनकम, है ना, तो उनको प्राइस से उतना फर्क नहीं पड़ रहा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, या यूं कहेंगे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे चेंजेस नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी इनकम ही नेगेटिव है ना। इनकम बनने से उन चीजों की डिमांड कम हो जाती है, बट नॉर्मल गुड्स की सोच के देखो, इनकम बनने से, पॉजिटिव इनकम बनने से उनकी डिमांड भी बढ़ती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स, क्या सब की सब इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स होती हैं? अब मैंने इंफीरियर और गिफन गुड्स के बीच में एक स्पेशल एक सेशन में हमने इसको अपनी ऐप पे से डिस्कस किया था कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेसिकली ये जो गिफन गुड्स है ना, ये एक स्पेशल केस है इंफीरियर गुड का, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि सभी के सभी इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होती, कुछ ही होती हैं, और वो होती हैं जिनका कोई नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन हो, जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन ना हो, जिन्हें खरीदने के लिए बेसिकली कंज्यूमर को कोई दूसरा ऑप्शन ना मिले, वही ऑप्शन है, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते, उसे गिफन गुड कहते हैं। उसमें तो एक तो इंफीरियर गुड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसके अलावा ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी, ठीक है। सो वी आर 3 स्टेटमेंट, जिसमें पहली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सभी इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होती, और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है हमारा वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नाउ वी हैव 23, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। रिपीट हो गया बेसिकली, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मैंने इसलिए इसको 2 बार किया होगा, या शायद गलती से हो गया वो 2 बार, कि अगर लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस राइज होगा तो, सॉरी ऑप्शन 1 नहीं है, तो रिड्यूस होगा क्वांटिटी उस पर्टिकुलर डिमांड का, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिमांड का क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स क्वांटिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। तो यही लॉ ऑफ डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 24, कंज्यूमर स्पेंड इंटायर इनकम ऑन 2 गुड्स when the price of one good fall and its demand increase, it is due to, of course it is due to, किसकी वजह से? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि अगर एक का प्राइस फॉल करेगा तो वो दूसरे की डिमांड को बढ़ा रहा है, तो ये किसका केस है? सब्स्टिट्यूशन के गुड का केस है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, कि एक मिनट, कि अगर किसी एक गुड का प्राइस कम होता है, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये किस वजह से है? सब्स्टिट्यूशन गुड की वजह से है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन गुड की वजह से। एक मिनट मुझे देखने दें। अगर किसी एक, व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स, अच्छा किसी का एक गुड का प्राइस फॉल हुआ तो, अच्छा सॉरी ये इसका आपका रहेगा ओनली इनकम इफेक्ट, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें ओनली इनकम इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि एक चीज का प्राइस बढ़ा, बेसिकली इसमें जो इनकम इफेक्ट है,
ये ये मनी इनकम की बात नहीं हो रही। इस कंसेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। ये रियल इनकम की बात हो रही है। किस इनकम की बात हो रही है? रियल इनकम की। अब बेसिकली जब हम डिमांड एनालिसिस या फिर ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अगर किसी एक चीज का प्राइस फॉल हुआ तो अब उस चीज को खरीदने के लिए आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, और उसमें से जो इनकम आपकी बची, उस इनकम से आपने डिमांड इंक्रीज की। ठीक है, उस इनकम में से ये बेसिकली इनकम आपकी जो बड़ी है, ठीक है, वो क्यों बड़ी है? वो उस चीज के प्राइस के कम होने की वजह से बड़ी है। ठीक है, ना कि आपकी रियल मनी इनकम बड़ी है, ये रियल इनकम बड़ी है। तो अगर उस वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज होती है तो उसे हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? सो क्वेश्चन नंबर 25 हर बार की तरह लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट में आप मुझे जरूर बताएंगे, और इसका राइट आंसर जो है हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। सो दिस ऑल आर दी 25 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि इस डिमांड एनालिसिस के ऊपर थे। मैं रेगुलर जो है वो सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जितने भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम स्टैट के भी एमसीक्यूज जो है वो करेंगे। फिर से बता दूं, स्टैट और इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।